ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन क्या सही मायने में उन पर अमल होता है? सरकारी महकमों की बात करें तो पूरे देश में कई क्षेत्रों में कई विभागों में शुष्क शौचालय साफ कराने का काम आज भी जारी है, ऐसा गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए पुनर्वास योजनाएं भी पाबंदी के साथ बनाई गई है और आज भी बनाई जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए का अनुदान देती है। इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की हालत क्या है, फंडिंग का फंडा क्या है और इससे अलग हुए उनकी जिंदगी क्या बदली, जानते हैं अपने इस सेगमेंट में। ललित जी, पुनर्वास की योजनाएं आपसे जानना चाहेंगे कैसी है, साथ ही जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए उसमें एक बात जो साफ तौर पर ये निकल के आई कि वो जो रोजगार के अवसर थे वो पुरुषों के लायक थे, महिलाएं उन अवसरों का लाभ नहीं उठा सकती थी। इस बात में कितनी सच्चाई? स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है किसी भी कार्य अर्जित काम के लिए वो 25,000 से 5 लाख तक है। इसमें जो अनुदान दिया जाता है वो कम से कम 12,500 रुपये है और अधिकतम 20,000। तो कोई भी कार्य जो करना चाहें फॉर एनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी वो कर सकते हैं। जो लक्षित समूह है हमारा स्वच्छकार और उनके आश्रित, तो इसमें जो हमने लोन दिया विभिन्न प्रांतों में, उसमें लोगों ने, लेडीज ने, इन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया, कटिंग टेलरिंग का किया, एम्ब्रॉयडरी का किया। मेरे साथ में बैठे हुए बिंदेश्वरी पाठक जी, हमने इनको पहले ट्रेनिंग के लिए भी हमने करवाया। टोंक में लगभग 225 लोगों की ट्रेनिंग की गई, उसमें महिलाएं भी हैं। आप जो बता रही हैं महिलाएं कम है, मैंने जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं जो हमने रिकॉर्ड से चेक किया है 52% लेडीज को हमने लोन दिया है जो अभी भी अपना काम कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर आंध्र प्रदेश में, साउथ में बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं इनके। तो इक्वली और मोर देन इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू वुमेन आल्सो फॉर द रिहेबिलिटेशन। आपका ये कह रहे हैं कि औरतों को बराबरी के अवसर दिए गए। उषा चौमर है हमारे साथ। उषा जी, पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइए कि जब आपने ये काम छोड़ा उसके बाद की आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही यात्रा। पहले काम करते थे तो बहुत ही शोषित थी अलवर में, और जब से हम सुलभ इंटरनेशनल में जुड़े जब से कोई भी शोषित नहीं है। अब क्या करती हैं? हम वहाँ पर अचार बनाते हैं, पापड़, जवे, पार्लर का काम करते हैं, बैग बनाते हैं, ये करते हैं। और जो पहले जब आप थी जिस हालत में, तो वहाँ समाज का रवैया कैसा था? बहुत बेकार था मैम समाज का रवैया। जैसे कि दूर से पानी पिलाना, दूर से खाना देना, पैसे फेंक के देना और बहुत दूर से चलना, ऐसा व्यवहार था उनका। आपकी छाया भी उन पर ना पड़े? हाँ जी, ऐसा माना बहुत ही बेकार था। मतलब भंगी कह के बोलना, जमादार ने कह के बोलना, बहुत ही उनका व्यवहार बेकार था। और अब जब आप एक काम आपने जब वो छोड़ा और उसके बाद जब आपने अपना दूसरा काम शुरू किया, तो अब उनका रवैया आपके लिए कैसा है? अब बहुत अच्छा। हमको घर में बुलाते हैं, उसी गिलास में पानी पिलाते हैं जिसमें वो पीते हैं, कुर्सी बैठाते हैं। अब वहाँ पर कोई शोषित नहीं है ऐसी। मतलब जिंदगी बदल गई। शादी वादी में बुलाते हैं पंडित भी हमको वहाँ पर। अच्छा, कोई भी शोषित नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ जो भी हमारी सभी महिलाएं महिला ढूंढने का काम करती है वो ना करें। गांधी जी का सपना हमको नजर आ रहा पूरा होता, क्योंकि हमारे सर ने ये सब कुछ किया, पाठक सर ने, तो हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो और बहुत सारी औरतें हैं वो इस काम को छोड़ दें? डॉली है हमारे साथ। डॉली, आप क्या कर रही हैं, पहले अपने बारे में बताइए और फिर अपनी इस छोटी सी यात्रा को बताइए। मैं बहुत छोटे शहर टोंक से हूँ जो राजस्थान में है। मैंने ग्रेजुएशन किया है अभी, और अभी हाल ही में मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट से हुआ है। मैंने बीएड का जो पीटीटी का जो पेपर है वो पिछले साल भी दिया था, लेकिन उसमें मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो सेकंड लिस्ट में हुआ था। और सेकंड लिस्ट में आने वाले को जो सीट मिलती है वो उसी शहर में नहीं मिल पाती जिसमें हम रहते हैं। तो मुझे सबने कहा सेंटर में, नई दिशा सुलभ सेंटर में, कि आप दोबारा ट्राई करो और इस बार आपको मेरिट में आना है फर्स्ट लिस्ट में, ताकि आप टॉक में ही कर सको। फिर मैंने अच्छी मेहनत की, फिर इस बार मेरा फर्स्ट लिस्ट मेरिट से हुआ और मुझे टॉक में सीट मिल गई। अब माता पिता क्या कहते हैं? वो बहुत खुश है। मम्मी पापा तो खुश है ही, क्योंकि वो तो शुरू से चाहते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी दादी जी, वो डबल खुश है। मुझे सिर्फ उन्हीं को खुश करना था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम पढ़े लिखें, क्योंकि
वाल्मीकि समाज की जो प्रथा थी महिला ढोने की, वो चाहते थे कि वो प्रथा हमेशा जारी रहे और मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं भी उस काम को बड़े अच्छे तरीके से सीखूं। तो वो इसी पे ज्यादा जोर देते थे और मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहते थे। तो अब आज उनको सुलभ इंटरनेशनल के जरिए पता चला कि पढ़ाई क्या होती है, उससे कैसी इज्जत मिलती है, हमें क्या प्रॉफिट है। तो जब उन्हें पता चला कि हमारी जो बेटी है वो पढ़ी लिखी हो गई है, इन चीजों को समझने लगी, तो वो ज्यादा खुश है। इनकी कहानी रही, चाहे वो डॉली हो, चाहे वो उषा चौमर हो। संजय जी, ऐसे मौके कितने लोगों को मिल पाते हैं? इस तरह के ये लोग काफी खुशनसीब हैं कि इनका रिहेबिलिटेशन हो गया और इनकी अब अच्छी बात है कि इनका बीएड में एडमिशन हो गया। कहाँ इनकी दादी और इनकी मम्मी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इनकी मम्मी क्या करती थी, लेकिन वो जो काम करती थी, और कहाँ ये टीचर होंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, पूरे समाज को एक नई दिशा देंगे। ये अनु जी, जो मैं ये बात जानना चाहती थी कि अक्सर हमारे यहाँ योजनाएं बनती हैं लेकिन जरूरतमंदों तक ये पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं खो जाती हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन अमूमन देखा जाता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार गांव तक पहुंचती है, फिर ग्राम प्रधान से उस आम आदमी तक पहुंचता है। जो फंडिंग का फंडा है, इसके ऊपर अक्सर सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने ग्रास रूट के जरिए बहुत ग्राउंड पर काम किया है। क्या लगता है आपको फंडिंग का फंडा? जहां तक योजनाओं की आपने बात की, तो योजनाओं में भी बहुत हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी तक जिसको जरूरत है, रियल बेनिफिशियरी जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज ही मुझे पता चला है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी जो नई स्कीम चली है, कोहली जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, उसमें SRS में जो नई स्कीम चली है उसके तहत 8000 लोगों का 2007, 2008 और 2009 में पुनर्वास किया गया। तो वो लेकिन जब वहां की संस्थाओं ने जब सर्वे किया तो पता चला कि जो 8000 में से सिर्फ 1500 लोग थे वही मैला ढोने वाले थे, बाकी जो लोग थे वो दूसरे लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए थे। ये तो अब जब सर्वे होगी या पता किया जाएगा, जांच होगी, तब पता चलेगा कि कितने रियल लोगों तक ये इसका लाभ पहुंचता है। बबीता है हमारे साथ। बबीता, आप अपनी बात बताइए। हम जो है बहुत परेशान थे, अपने गांव से आए, आकर हमने मार्केट में काम शुरू करा, नई दिल्ली सरोजी मार्केट में कूड़े भी मिलेगा, तो हमारे को वहाँ पे गार्ड नहीं जाने देते थे, अंदर घुसने नहीं देते थे। फिर हम चिंतन की तरफ से काम किया शुरू, उन्होंने रिक्शा बनवाई, घर घर कूड़ा उठाया हमने, फिर घर घर कूड़ा उठाते रहे, फिर उसे छांटते हैं अलग अलग करके, फिर फैक्ट्री भेजते हैं। ये है आपकी लाइफ। आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो इन्होंने काम किया, इनसे मिलके लोगों ने काम किया कि ये नहीं कि चिंतन में आए, चिंतन में आके इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी अपने आप। हम लोग से तो सिर्फ ट्रेनिंग लेते थे और फोन पे बात करते थे, ज्यादातर इकट्ठे हुए, मीटिंगें शुरू की, संडे की मीटिंग। हम जितने कबाड़ी थे सब ने लड़ाई लड़ी अपने लिए कि हमारे को काम मिले। कहीं ना कहीं आपने वो लड़ाई जीती, तभी आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। कोहली जी, जो फंडिंग मैं जानना चाहती हूँ, फंड्स की बात मैं जानना चाहती हूँ, उसके बारे में आप बताइए। फंड्स का ऐसे है कि हम ऑपरेट जो करते हैं राज्य माध्यम अभिकरण के द्वारा, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी, लाइक एमपी में मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी कॉर्पोरेशन। तो जो हमें गवर्नमेंट से इक्विटी मिलती है, वो पैसा एज पर द रिक्वायरमेंट जो उनको पैसा चाहिए, वो लोन के तौर पे हम उनको भेज देते हैं। वो आगे डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स। तो वहां पे चिन्हित किया जाता है कि किसको लोन दिया जाना है। तो वो जो ड्यूटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की होती है ऑफ द स्टेट लेवल कॉर्पोरेशन। तो वहां से फिर हमारे पास लिस्ट आती है कि इनको आपने इतना इतना पैसा इस स्कीम के अंतर्गत देना है। तो वो फिर जाता है हेडक्वार्टर में, जैसे भोपाल से डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, फिर वो जाके एंड बेनिफिशियरी को पैसा दे दिया जाता है। जो इनकी बात थी उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? अनु जी की वो जो ये कह रही हैं कि 1500 ही थे और बाकी स्कैवेंजर्स नहीं थे, इसके लिए हमने एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शुरू किया है अभी। उसमें नेशनल कमीशन फॉर अपना जो हमारी कमीशन है उसकी भी, उनको भी बोला गया है कि आप इसका ऑडिट करें जाके। और जितने भी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज हैं उनको भी कहा गया है। गुजरात में उन्होंने वैपकोस को काम दिया, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप बताएं कि जो हमने पैसा दिया है, जिस कार्य के लिए पैसा दिया है, सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। वो अभी रिपोर्ट आनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट किया जा रहा है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सही बात। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? रहती है कि उस तक क्लाइमेक्स पहुंचा नहीं था स्टोरी का, उसको हम तो हाँ। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हम ही बताते हैं आपको। जो अब मालकिन की बेटी इसके घर आती है,
इसके घर रहती है 2 घंटा, सीखती है, इसका खाना खाती, इसका चाय पीती है। तो जो समाज इनको इतना दूर रखा हुआ था, छूता नहीं था, आज उनके साथ बैठता खा करता है। पाठक जी, आपसे मैं सिर्फ इतना एक जानना चाहूंगी कि कितने लोगों को आपका सानिध्य मिल पाएगा? लाखों लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां ध्यान देने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जब तक कि समाज बिल्कुल के लिए आज भी बस्तियां जो उनकी है वो शहर के दूर इलाके में बनाई जाती है। आज भी वो जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो उनसे दाढ़ी नहीं, उनकी कोई दाढ़ी बनाने को तैयार नहीं होता। आज भी जब वो होटल में चाय पीने के जाते हैं तो उनको दूसरे स्टील के गिलास से नहीं, दूसरे गिलास में चाय दी जाती है। लेकिन आप कितने लोगों का पुनर्वास तो 1 या 2 सरकारी लेवल पे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कह दी। जब कभी भी महिला प्रथा निषेध सख्ती से अमल करने पर बात होती है तो कहीं ना कहीं एक ढुलमुल रवैया, एक उदासीन सोच कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ती है, जिस पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। ले लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होता है बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा।